एग्री करते या नहीं करते? Yes. तो कुछ इन रहस्यों पे हम पर्दा उठाएंगे। देखिए, यदि आप जिंदगी को एक लाइफ लाइन की तरह देखेंगे, सपोज करो कोई इंसान 90 से 100 साल जीता है, हमारे से 10 पहले वाली जनरेशन, अपने आप में कोई एग्जाम्पल याद करना जो ऐसा इंसान जो 90 साल को जिया हो, उसका जो हेल्थ का गाड़ी थी वो भी साथ साथ चलती थी। लास्ट के कुछ 1 या 2 साल में जाके उसकी तबीयत में कोई ना कोई दिक्कत आती थी। कोई 90 साल जिया है तो 85-86 ईयर तक उसको कोई तकलीफ नहीं था। आज की पॉपुलेशन में हो क्या रहा है, जो ये हेल्थ, ये जो लाइफ लाइन है, इसके साथ जो हेल्थ लाइन है वो पीछे छूट रही है। हाँ, हो सकता है इंसान ज्यादा जी जाए, पर हेल्दी जीना पॉसिबल आज के टाइम पे इतना नहीं है। कितने लोग एग्री करते हैं? यस। तो इससे मैं एक बात जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मेडिकल फैसिलिटी जो है, लाइफ सेविंग डेवलप हो गई है कि इंसान को जल्दी से मरने नहीं दिया जाता। कुछ लोग तो वेंटिलेटर पे भी लंबा टाइम निकाल देते हैं। हेलो, शेष हो नो? तो इसका मतलब ये है, मेडिकल साइंस और डॉक्टर आपको मरने नहीं देगा जल्दी से, और एलोपैथ आपको जीने। कहां फंसे हुए हैं? बीच में फंसे हुए हैं। और बीच में फंसने वाले के साथ होता क्या है? धक्का मुक्की होती है। आजकल ट्रेन की बड़े फोटो आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा, अच्छा एक चीज जो आपको मैं और यहां पे ध्यान दिलाना चाहूंगा, पहले के लोग ज्यादा जीते थे या आज की पॉपुलेशन ज्यादा जी रही है? पहले के लोग। ये गलत इंफॉर्मेशन है। आज लोग ऑन एवरेज ज्यादा जीते हैं। हेलो, यदि आज से 20 साल पहले इंडिया का एवरेज लाइफ आप देखेंगे तो मात्र 63 से 64 साल था। अभी लेटेस्ट WHO के डाटा और इंडिया की डेमोग्राफी के हिसाब से आप देखेंगे, इंडिया की एवरेज लाइफ 70 साल है। 20 साल में एवरेज लाइफ में 7 साल का इजाफा हुआ है। डॉक्टरों के लिए तालियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब यह है, एवरेज लाइफ तो हमारी बढ़ रही है, पर क्या हमारी एवरेज हेल्थ जो है वो बढ़ रही है या घट रही है? एवरेज हेल्थ घट रही। पक्का ना? हमारे से पहले वाली पीढ़ी थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी या आज वाली ज्यादा पढ़ी लिखी है? पहले वाले बीमार ज्यादा थे या आज वाले ज्यादा बीमार? आज वाले। फिर की कौन ले रहा है? कौन तो लेवत है। हाँ, पहले वालों को जीने की साइंस पता थी, उनको एजुकेशन वो पता थी जो उसकी लाइफ में काम आ सके। वो जो नेचर के साथ उनका लगाव था, कनेक्शन था, जुड़ाव था। आज की जनरेशन को क्या पता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। सही बात। हेलो, अलसी को क्या बोलती है? तीसी। तीसी। तीसी किस टाइम खानी थी ये उनको पता था। आज वाली जनरेशन को तीसी के बेनिफिट पता है, कब खाना है ये पता नहीं। चेंज क्या आया है? नॉलेज तो बढ़ी है, हाउ टू यूज ये क्या हुआ है? घटा। किस टाइम पे, कितनी अमाउंट में, कौन सी चीज खानी है, ये कहीं ना कहीं आज मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारे सामने बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। राइट? सो आपकी जो ये हेल्थ वाली गाड़ी है ये भी साथ साथ में चलती जाए, और डॉक्टर ये सिक्योर कर ही रहे हैं कि आपकी एवरेज लाइफ 70 साल हो गई है। हेलो, और जब हम 40 साल के, मेरी एज के जो लोग बैठे हैं,
हम देखेंगे ऑलमोस्ट ये 80 के आसपास होने वाली है जब हम 60 क्रॉस करेंगे। इंडिया की एवरेज कितनी होने वाली है? 80 साल। 80 साल। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे डाटा बोल रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बढ़ती हुई उम्र इज एजिंग इज ए डिजीज, क्या ये बीमारी है या नेचुरल प्रोसेस है? हेलो, जल्दी से बढ़ना एक डिसीज है और नेचुरल है या बीमारी है? बीमारी। कितने लोग नेचुरल मानते हैं और कितने लोग बीमारी मानते हैं? नेचुरल वाले हाथ उठाएंगे। डरे हुए, मुझे समझ में आ बीमारी कितने मानते हैं? आधे तो कुछ भी मानते हैं ना, बीमारी मानते हैं, बोलते जितनी सांसें लिखी हुई उतनी। हेलो, फिर तो रामदेव जी को तो, क्योंकि वो तो सुबह सुबह ज्यादा सांसें ले लेते हैं, लोग लोग कपालभाति। राइट, आपने यहां से क्लियर होगा कि ये बीमारी है या ये नेचुरल चीज है। आपको ट्विंस कभी आपने देखे, जुड़वा बच्चे? किस किस ने देखे? ट्विंस इस धरती पे एक दिन आते हैं, सेम डे पे आते हैं। भगवान का आशीर्वाद भी सेम डे मिला और माँ बाप का भी आशीर्वाद। यहां तक नेचर ने कोई भी उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया, कोई भी चेंज। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्विंस साथ जाते हैं क्या? नहीं। क्यों? भगवान ने आशीर्वाद एक दिन, माँ बाप वही सेम सेम, और जो हम ये कुंडली मुंडली भी मिलवाते हैं, हेलो, वो क्या है? सेम है। उसके बाद भी वो सेम नहीं जाते, रीजन क्या? दोनों का लाइफस्टाइल अलग है। सर के लिए तालियां हो सकती है। यही तो मैं बोलना चाहता था कि आपकी सांसें गिनी हुई नहीं है, आपने यहां गिनती को बढ़ाया। जब दो जुड़वा एक साथ नहीं जाते तो इसका मतलब था उनकी सांसें उनके अकॉर्डिंग घटी या बढ़ी। कितने लोग एग्री करते हैं? इसके अलावा मैं आपको डाटा शेयर करता हूं। हांगकांग में एवरेज लाइफ लगभग 86 ईयर की, वहां पे लोग 86 साल एवरेज जीते हैं पूरी कंट्री में। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 100 साल जीते होंगे। जापान में 85 के आसपास, साउथ कोरिया में 84, ऑस्ट्रेलिया में 84, इटली में 83, कनाडा में 82, यूके में 81, यूएस में 79, चाइना में हेलो 78 और इंडिया में ये अभी लेटेस्ट डाटा है, 2024 की लेटेस्ट डाटा है। अभी मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूं, भगवान का, वाहेगुरु का, अल्लाह का, गॉड का, जीसस का सबसे ज्यादा नाम इंडिया में लिया जाता है या इन कंट्रियों में लिया जाता है? इंडिया। फिर की कौन ले रहा? भगवान को भी ज्यादा याद करते हैं, फिर भी हमारी बहादुर है। हांगकांग वाले इतना ज्यादा, वो 85 साल जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भगवान को ज्यादा याद करते हो, भगवान आपको जल्दी बुला लेता हो। हेलो, कुछ बोल रहे हो सकता है। हो सकता है, राइट। बट मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगा, एवरेज डाटा हर कंट्री का अलग है। वो भी तो इंसान ही है, उनमें भी 4 टाइप के वही ब्लड ग्रुप है, उनका भी डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो मुझे बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? उस कंट्री का खाना पीना एनवायरमेंट अलग, कंट्री का दूसरा एनवायरमेंट खाना पीना अलग, इसलिए एवरेज भी अलग है। तो कैसे रहेगा? जीवन शैली स्ट्रॉन्ग रहेगा। यही तो मैं इनको बात बताने वाला हूं सर, जो आज आप बता रहे हैं। परदेसी भाषा में बता के चाहूंगा कैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि एजिंग जो है, जो हम सांसें बोल रहे हैं, गिनती की है, इस गिनती के मालिक कौन है? हम हैं। उसने तो एक बार हमें जन्म दे दिया। इस गाड़ी को कैसे आपने चलाना है, जैसे
एक शोरूम से एक दिन कई गाड़ियां निकलती हैं, जैसे आज भी 2 गाड़ियां निकली होगी सेम टाइप की। अब उन दोनों गाड़ियों के मालिक को 3 साल बाद बुलाया जाए और बोला जाए कि इन गाड़ियों को साथ में लेके आना, क्या दोनों गाड़ियों की लुक सेम होगी क्या? एक दिन शोरूम से निकली हुई एक की गाड़ी दिख रही है 3 साल में 6 साल चली हुई, और एक की दिख रही है कि अभी अभी नहीं आई है। नहीं आई है। ऐसे ही हमारा शरीर है। मैन्युफैक्चरिंग तो हो सकता है आपकी ऑलमोस्ट सेम हो कुछ लोगों की, पर एक दिख रहा यंग और एक दिख रहा है समटाइम तो लग रहा है एक्सपायरी के नजदीक है। समय पर सर्विसिंग नहीं करा पाते, समय पे सर्विसेज नहीं करवा पाते, राइट। यहां पे अब ये कंट्रोल कहां से होता है, पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे? जीन मॉडिफाई आवर बॉडी फीचर्स। अच्छा, अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आपके बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे, आपकी आंखों का रंग काला होगा या ब्राउन होगा, हाइट 6 फीट की होगी या हाइट 5.5 फीट की होगी, ये कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? किसी की मां ने ये नहीं चाहा होगा कि मेरा बेटा 5 फीट का रह जाए। सभी की मां चाहती है कि अमिताभ वाली हाइट निकले। क्या सभी 6 फीट के होते हैं क्या? कौन कंट्रोल कर रहा है? और ऐसा है क्या कि आपके माँ बाप की हाइट कम थी और आप उनसे ऑलमोस्ट 2 फुट ज्यादा हाइट बढ़ गई आपकी? डाइट कितनी भी खिला लीजिए उसके बाद एक चीज उसके बाद ग्रो नहीं करेगी। ये इंफॉर्मेशन कहां पे लिखी होती है? डीएनए में, किसने डिसाइड जीन किया? में। किसने डिसाइड किया, कोई बता सकता है क्या? जीन में सर। एक्टिविटी कोई बोल रहा है? देखिए, इसी चीज के लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जीन, किसने सुना है जीन के बारे में आज से पहले? जीन। अच्छा, डीएनए के बारे में किसने सुना है? डीएनए तो सब जानते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इससे तय हो जाती है। हाँ, एनडी तिवारी का केस सुना था? हेलो, राइट। अभी इसको आप थोड़ा सा रहस्य को समझते हैं कि ये कहां से कंट्रोल होता है कि आपके बच्चे की आपकी हाइट जो है आपकी, ऐसा भी होता है ना कि जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहते हैं शकल से तो ये अपनी माँ पे है, किसी का कहते हैं ये शकल से अपने बाप पे है, किसी का रंग माँ का आ जाता है, किसी की हाइट फादर साहब की आ जाती है या उसे एक जनरेशन पहले की आ जाती है। ये कहां से कंट्रोल हो रहा है? ये जीन से। जीन कहां होते हैं? डीएनए में। और डीएनए कहां होता है? बॉडी में। कहां? सेल कहां है? अब कोई कह रहा है सेल क्रोमोसोम में। सेल में क्रोमोसोम। हेलो, सेल का मतलब एवरीडे वाले सेल नहीं, वो चार्ज वाले सेल नहीं है। हमारी बॉडी जैसे ये दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनी है, ऐसे ही हमारी शरीर किससे बना है? सेल से बना है। अगला सवाल पूछ रहा हूं, आपका लीवर, आपकी किडनी नेचुरली आई है या एक एक अपने मदर फादर से लेके आए? नेचुरल। कहां से आ गई? हेलो, सारा जीन बना है जी। कैसे बना? ये नहीं पता। आपने कोई बीज बोया है, कोई पौधा लगाया है बीज माँ से? का डीएनए, पापा का डीएनए, हाँ? 2 का डीएनए। एक खेत में सेम टाइप के बीज डालते, क्या सारे पौधे उतने ही उगते हैं? हेलो, इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उस बीज में थी जो एक्सप्रेस होके पूरा पेड़ या अधूरा पेड़ या छोटा पेड़ या बड़ा पेड़ बनाया। इस रहस्य को जानने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, हमारी जिंदगी की शुरुआत कहां से होती है? मदर के एग और फादर के स्पर्म से मिलने से
एक नई सेल बनती है जिसका नाम बोला जाता है जाइगोट। क्या बोला जाता है? जायगोट। नाम याद रहे या ना रहे ये तो पक्का पता है। फादर साहब का स्पर्म और मदर का एक एग मिलके जिंदगी की सबसे पहली सीढ़ी बनती है। यस और नो? अब ये सेल के पास ना तो हाथ है, ना पैर है, ना लीवर है, ना हार्ट है, ना ब्रेन है। कुदरत का करिश्मा तो देखो, एक सेल से सारी बॉडी बनी हुई है। बिल्कुल। हेलो, यस। एक सेल से पूरी बॉडी। सारी बॉडी बनी हुई है। इस सेल में अंदर जाके देखेंगे, ये सेल एक पूरे आदमी को डेवलप कर सकते हैं। यदि क्लोन टेक्नोलॉजी को अलाउ कर दिया जाए इंसानों में, तो एक सेल से भी पूरा इंसान बन सकता है, वैसा का वैसा जैसा आप दिखते हो, राइट। बट क्लोन टेक्नोलॉजी इंसानों में बैन है, पर इसके अंदर जाके देखेंगे, सेल को आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? बिहार मान लेते हैं। हेलो, क्या मान लेते हैं? बिहार। बिहार मान लेते हैं। बिहार की राजधानी का नाम क्या है? पटना। यानी कि जो राजधानी है ये पटना है, जो रेड कलर में दिख रही है। हेलो, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। अब विधानसभा कहां है बिहार की? पटना में होगी। पटना में। से सुनो। ध्यान से सुनना दीदी। और विधानसभा का एक नेता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री, सीएम साहब। अब सीएम साहब पटना में ही बैठते हैं ना विधानसभा में। सीएम साहब को मान लेते हैं क्रोमोसोम। अच्छा। हेलो, सीएम साहब का नाम क्या रख देते हैं यहाँ पे? क्रोमोसोम्स। बिहार की राजधानी पटना, यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले, पटना में बैठने वाले सीएम साहब, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स यानी कि सीएम साहब किसने बनाया? सीएम एमएलए। किसने? एमएलए ने बनाया ना। एमएलए होते हैं डीएनए। हेलो, एमएलए होते हैं, यानी कि डीएनए मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। एमएलए मिलके क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, एक सीएम चुनते हैं, राइट। और अब ये जो सीएम साहब है, कुछ एमएलए को कैबिनेट मिनिस्ट्री दे देते हैं, कुछ को कमेटी का मेंबर बना देते हैं। से सुनो, अब कुछ डीएनए मिलके, यानी कि ये एमएलए बनके एक कमेटी बना लेते हैं जो किसी एक काम को करने के लिए नॉमिनेट होती है। सपोज करो कि बिहार में फ्लड आती है, तो फ्लड के लिए क्या सीएम साहब एक कमेटी बना देते हैं कि 4 एमएलए इस कमेटी का संचालन करेंगे। ये फ्लड को क्या करेंगे? फ्लड को मिटिगेट करने का काम करेंगे, इस डिजास्टर को ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। इस कमेटी को ही हम बोलते हैं, इस कमेटी को क्या बोलते हैं? जीन। यानी कि कुछ डीएनए मिलके एक जीन तैयार कर देते हैं, और एक जीन एक पर्टिकुलर चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। आपकी आंखों का कलर, आपकी हाइट, आपके बाल, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग जीन होते हैं। हेलो, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग क्या होते हैं? जीन होते हैं। ये 2 सेट होता है जीन का, एक मदर से, एक फादर साहब से। अब इन 2 जीनों में से एक जीन की चलेगी, जैसे होता है ना कि भी मेरी माननी पड़ेगी, जिसकी चलती है वैसा ही बच्चे में रंग, रूप और हाइट उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। एक जीन का नाम है डोमिनेट जीन, एक का है रिसेसिव जीन। जो डोमिनेट कर जाएगा, अब बोलते हैं इसका ना शकल, जो इसका नाक है, इसके बिल्कुल इसकी मदर पे गया। इसका मतलब जो नाक वाली सेल थी, उसका जो जीन था वो किसका डोमिनेट किया हुआ है? फादर का। मदर का।
और आंखों का कलर हो सकता है उसके फादर पे गया हो, तो उसका जीन किस पे? फादर फादर डोमिनेटिंग। वाला। तो यानी कि ये जीन आपस में मिलके एक अपने आप को संदेश देते हैं। समटाइम दोनों के दोनों एक टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए पीढ़ी दर इंसानों की कभी भी शक्ल आपस में नहीं मिलती है। सगे भाइयों की भी नहीं मिलती है, ट्विंस को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उनका सेम सेट था किसका? जीन का। पहली सेल के बाद वही सेल दो भागों में टूट गई और वैसी ही एक्सप्रेशन चला गया, इसलिए उनकी शक्ल सेम थी। यहां से मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो जीन है, ये जो कमेटी है, किसने बनाई मिलके? एमएलए ने मिलके बनाई। किसके कंट्रोल में है? डीएनए के कंट्रोल में। अब ये यदि एमएलए के पास एरिया के कलेक्टर साहब की सपोर्ट ना मिले, एसपी साहब की सपोर्ट ना मिले, क्या वो अच्छे से काम कर पाएगी कमेटी? नहीं, प्रशासन की मदद चाहिए। अब ये प्रशासन का जो काम करता है वो हमारा क्या है? डाइट, हेलो, नेचर। डाइट और नेचर इस कमेटी को मैसेज और कंट्रोलिंग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। जैसे सर बता रहे थे कि उसका डीएनए मजबूत है, वो डीएनए मजबूत कहां से हो रहा है? डाइट डायरेक्टली जीन को आदेश दे रही है। आपने सुना है एक वर्ड कि सीजनल चीजें खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी, सुना है। क्यों? न्यूट्रिशन, हैवी न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन। प्राकृतिक ने समय के अनुसार बनाया है सर। तो सर को सारी नॉलेज है, सर के लिए तो हमें तालियां बजानी पड़ेगी। ब्रेड बस्टर बनाना पड़ेगा आपके। इसके बैटरी के इसके भी सेल खत्म होने वाले, चेंज हो सकते हैं क्या? माइक के देखिए, सीजनल चीजों से इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है? इसका कनेक्शन सीधा जीन से है। आपका जैसे सपोज करो आज अभी गर्मी आने वाली है, गर्मी में जो फूड उग रहा है उस कितने टेम्परेचर में होगा? उसके लिए एसी तो नहीं लगाया आपने, नेचर में ही होगा। ह्यूमिडिटी लेवल, जो उस एनवायरनमेंट की जो कंडीशन थी उसको झेल के ही वो सब्जी या जो भी आपने फ्रूट्स खाया है वो उगता है। उसके पास एक नेचर का कोड है। अब जैसे आपने वो खाया, उस कोड को समझने के लिए डीएनए के पास एक मशीन है एक तरीके से। अब वो डीएनए के पास जाता, जब सेल में जाता तो डीएनए पहचानता है बाहर कैसा मौसम है। हेलो, बाहर कैसा? अब हो क्या रहा है? तीसी सर्दियों में खाई जाती थी, लोग गर्मियों में भी खा लेते हैं। डीएनए सोचता है बाहर सर्दी है। हेलो, डीएनए क्या सोच रहा है? बाहर सर्दी है, इसके शरीर को गर्म रखने का मैकेनिज्म एक्टिवेट रखो। बाहर क्या थी? गर्मी थी, क्योंकि आपने तीसी गर्मी में खाई। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन ये पहुंची कि बाहर तो ठंड है, क्योंकि तीसी कहां हुई थी? ठंड में। हेलो, तो इसके पास उल्टी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। ठंड वाली चीज गर्मी में, गर्मी वाली ठंड में खाओगे तो डीएनए के पास उल्टी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, और जैसे ही ठंड वाली चीज गर्मी में खाओगे, शरीर अंदर से भी गर्म और बाहर क्या थी? गर्मी। तो होगा क्या? इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? तो हमारा जो कनेक्शन है किसके साथ? वो आपको लग रहा होगा बहुत इजी सी चीज है, विटामिन डी की तो कमी है, एक टैबलेट खा लूंगा पूरा हो जाएगा। इज इट नॉट पॉसिबल? जैसे दूसरे चीजें इस धरती पे उगी हुई, आप भी एक तरीके से उगे हुए हो, पर आप चल सकते हो। हेलो, आपने कभी आपके कुत्ते में डायबिटीज देखी है? हेलो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आपके गाय भैंस में? हेलो, क्यों? फूड खाते हैं। क्या खाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट फूड। वेरी इंपॉर्टेंट फूड खाते हैं।
राइट। नेचर से जो चीजें डायरेक्टली आ रही हैं वो बिना तले बिना फ्राई किए हुए सीजनल खा रहे हैं। हेलो, क्या खा रहे हैं? अनप्रोसेस्ड, कोई प्रोसेसिंग नहीं थी, इसलिए उनमें कोई बीमारी नहीं थी। सो अब ये जीन का और डाइट और नेचर के कनेक्शन को हम न्यूट्रीजीनोमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइंस को? न्यूट्रीजीनोमिक्स, जीन का और न्यूट्रिशन का आपस का रिलेशन। हेलो, आज के बाद तो नहीं भूलेंगे। न्यूट्रीजीनोमिक्स, इसको वापस से रिपीट करते हैं एक बार। ये क्या था, बताया था हमने सेल को? बिहार, बिहार। इसके अंदर क्या था? पटना, न्यूक्लियस। हाँ, पटना। फिर ये क्या थे? क्रोमोसोम्स को क्या बोला? सीएम, इनको क्या बोला? एमएलए ने मिलकर क्या बनाई? कमेटी। और ये कमेटी क्या करती? कोई एक कार्य को संपन्न करने का काम करती। और ये कमेटी किसके साथ? एरिया के सीएम और डीएम और एसपी साहब के साथ तालमेल करके काम करती है। और ये एरिया का सी आपका एसपी और डीएम साहब क्या थे? आपकी डाइट और आपका नेचर से कनेक्शन। समझ में आ गया जिंदगी कहां से कंट्रोल हो रही है? अल्टीमेटली इंसान क्या कर रहा है आज के टाइम पे? पहले आपके किचन में औषधियां होती थी और आपके घर में एक सीएमओ होता था। सीएमओ कौन था? दादी और नानी। हेलो, आई थिंक हमारे टाइम तक तो सीएमओ बिना डिग्री वाले थे, इसलिए हम फिट है। हेलो, जैसे ही किचन से आपने दवा खाना निकाला तो सीएमओ की भी ड्यूटी। आज की मदर को सीएमओ वीएमओ वाली भाषा, सीधा काम भागती है। बच्चे को चाहे हल्का सा कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द हो जाए, पहले क्या था? थोड़ी सी हर्ड फाकी वाकी दिलाते थे बच्चे को, थोड़ी देर में वो। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी। आज क्या है? अच्छा, एक और बता रहा हूं, बीपी हो जाए किसी को तो वो मान ही लेता कि पूरी जिंदगी गोली खानी है। सही बात है। हेलो, ऐसा कोई इंसान बैठा है जिसको यहाँ हाइपर बीपी की प्रॉब्लम है? एलोपैथ में इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर बोलेगा ये तो तैमूर खाना है। इलाज होता तो पूरी जिंदगी खाने की जरूरत नहीं। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन ड्रग्स एंड मेडिसिन। मेडिसिन आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका योगा भी हो सकता है, आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है, आपकी डाइट भी मेडिसिन हो सकती है। पर जो एलोपैथी है वो ड्रग्स है। और ड्रग्स एलोपैथी में आज की बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं। डायबिटीज वाले को बोल दिया जाता अब तो पूरी जिंदगी आपको ये चीज लेनी ही पड़ेगी। हेलो, तो कोई इलाज नहीं है, मैं बोल रहा हूं। तो हम इंसानों को एक मेडिसिन तो चाहिए हमेशा। या तो आप अपने लाइफस्टाइल और डायबिटीज, अपने लाइफस्टाइल या अपने फूड से मेडिसिन ले लो जो पहले के लोग लेते थे, या आप बाहर से मेडिसिन कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ेगी। या तो अपनी डाइट से लेना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो मेडिकल स्टोर वाले तो जबरदस्ती आ ही जाएंगे और उसका कोई भी आपकी बीमारी का उनके पास समाधान नहीं है। आप बताइए, फैटी लीवर का कोई है ऐसी मेडिसिन जो उसको जल्दी रिवर्स कर दे? कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की, नींद अच्छी आने की कोई दवाई है क्या? स्टिमुलेंट तो है जो एक टाइम तो सुला देंगे, पर जब उठोगे तो ऐसा लगेगा कि सोते टाइम किसी ने मार पिटाई की है शरीर के साथ, रिलैक्स नहीं होगी बॉडी। से सुनो, राइट। सो ऐसे में रीजन क्या है? शरीर 3 चीजों से बना है, हवा, पानी और आपने जो खाया है उससे। हवा, पानी क्या है? नेचर। और जो आप खा रहे वो भी नेचर ही था। किसने उगाया फूड? नेचर ने ही उगाया। तो यदि हम अब तीनों चीजों को सही कर ले तो आपको बाहर वाली दवाइयों की जरूरत। आप अपने खाने को सही कर लें, खाने के टाइम को सही कर लें और नेचर के किस में आ जाएं?
कनेक्शन में आ जाए तो वापस से आपकी बॉडी खुद अपने आप को हील कर लेगी, कर लेती है। बट ये मॉडर्न साइंस में आपको कोई बताने वाला नहीं है। पर मैं आपको यहाँ से कहने वाला हूँ, मॉडर्न साइंस ओनली इमरजेंसी के लिए यूज कीजिए। मॉडर्न साइंस को यूज करके अपने आप को इमरजेंसी में न डालें। हेलो, ओनली इमरजेंसी के लिए तो मैं नहीं कह रहा कि आप किसी को हार्ट अटैक आया उसको फिर आप बोलो अर्जुना खा लो। ऐसा नहीं करना आपने। इमरजेंसी में तो वो बहुत अच्छी सेवाएं हैं, उनको यूज करना चाहिए, बट उनको बिना इमरजेंसी यूज करके अपनी बॉडी में इमरजेंसी क्रिएट नहीं करनी है। राइट? सो यहां से स्टार्ट होता है। ये यहां तक का समझ में आ गया एक्चुअली क्या है आपके साथ? न्यूट्रिशन, नेचर और आपका डेली का रूटीन ये तय करेगा आपकी सांसें कितनी चलेगी। हेलो, और न्यूट्रिशन और नेचर के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? और ये आज के टाइम पे वापस से ये नाम दे दिया है न्यूट्रिजेनोमिक्स, पर हमारे बुजुर्ग इसको प्रैक्टिकल रूप में यूज किया करते थे। हेलो, सुबह किस टाइम खाना खाते थे? थोड़ा सा खेत वेत का काम करके आके ब्रेकफास्ट, और शाम का खाना 6-7 बजे। आप कुछ लोग बोलेंगे सर उस टाइम पे तो लाइट ही नहीं थी इसलिए वो 6-7 बजे खा लेते थे जल्दी। हेलो, भूख लग जाता था पहले के इंसान 3 बार मैक्सिमम खाते थे। हेलो, कितने बार? 3 बार। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हमारे से ज्यादा काम करते थे या नहीं करते थे? वो तो 3 बार खा के भी काम चला लेते थे अच्छे से। आज हम कितनी बार खा रहे हैं? 6 बार मिनिमम। आज नोट करके देख लीजिए। सुबह उठते ही चाय, 1-2 बिस्किट, चाय पीने के बाद फ्रेश होके, कुछ लोगों को तो फ्रेश भी एक बार में नहीं, 2 बार चाय पीने के बाद पूरा मोशन आता है। राइट? और उसके बाद क्या है? चाय के बाद ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद लंच जाते जाते टाइम बीच में फिर मन कर जाता है कि एक बार और चाय बना लेते हैं या कुछ खा लेते हैं। फिर लंच करता है। लंच और डिनर के बीच में 5-6 बजे फिर कोई ना कोई स्नैक्स चाय के साथ। फिर डिनर, और डिनर के बाद भी डिनर खत्म नहीं हुआ, अभी सोने से पहले फिर से कुछ खा रहा है। कुछ लोग 7 बार खा रहे हैं और हाथ पैर नहीं हिला रहे। हेलो, अब बंदा बोलता है, कई बार बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से पूछने कि सर वेट घटाने के लिए क्या खाऊं? मैं उसको पहले अजीब सी नजरों से देखता हूं कि घटाने के लिए भी खाने की बात कर रहा है। हेलो, घटाने के लिए भी क्या कर रहा है? खाने की बात कर रहा है। दिक्कत कहां पे है? खाने में। वो 3 बार खाए ना, यदि इंसान, आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यदि आप दिन में 3 बार ही खाते हैं और शाम का खाना 7 बजे के बाद नहीं खाते, आपका ना तो डायबिटीज हो सकती है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ना वेट बढ़ सकता। करके देख लीजिए 2 महीने। और हम 7 बजे खाएंगे क्या? चाय पिएंगे, फिर बोलेंगे डिनर लिया, और डिनर के बाद फिर कुछ ना कुछ आ जाएगा। जो गैप होता है शाम के खाने का और सुबह के खाने का 14 घंटे का मिनिमम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14 घंटे का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? खोज करें, अभी आप लंच में जाने वाले हैं, अब देखेंगे कितना कंट्रोल करते हैं। आप जब लंच खाएंगे, आपने जो लंच खाया है, आपका पेट उसको 5 घंटे तक खाता है। कितने घंटे तक? 5 घंटे। उसके बाद 4 घंटे लीवर को चाहिए, 9, और लगभग 4 से 5 उसको सारी चीजों को रिसाइकिल के बाहर निकालने के लिए चाहिए। कितने हो गए? और आपने क्या किया? रात का खाना खाया 10-11 बजे और सुबह उठते 6 बजे चाय पी ली। कितने घंटे का गया बच्चा? 7 से 8 घंटे का। तो साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ।
क्लोजिंग नहीं हुई और पे आउट चाहते हो आप। हेलो, क्लोजिंग बिना पे आउट की कोशिश कर रहे हो तो होगा क्या? प्लान गड़बड़ा जाएगा, और प्लान गड़बड़ाएगा तो सदा के लिए पे आउट। ये मजाक में इसलिए बता रहा हूं, देखिए इस दुनिया में जितने हम इंसान बैठे हैं यहाँ पे, इस दुनिया में हर चीज साइकिल में बंधी हुई है। ये दिन और रात कितने घंटे का होता है? कभी आपने 23 घंटे का देखा है? कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? हेलो, 1 घंटा कितनी सेकंड का होता है? 59 का हो सकता है क्या? नहीं, 60 का है, 60 का ही है। 609 आपकी सेल का भी साइकिल है कि एक बार जन्म लेगी तो 120 दिन तक का उसका साइकिल चलेगा। किसी की सेल 150 साल तक नहीं जिएगी। हो सकता है किसी की सेल डेड हो जाए, वो आगे कुछ नई सेल ना बना पाए, पर साइकिल तो उतना ही रहेगा। हेलो, और सीधी बात यदि की जाए, धरती भी एक साइकिल में घूम रही है। यदि एक दिन घूमना बंद कर दे तो हेलो, गड़बड़ हो जाएगी ना यार। इससे ज्यादा मैं साइकिल की क्या बात करूं। हमारा जो जीवन हमें मिला, हमारी मदर की पीरियड साइकिल से बना है। यदि मदर की पीरियड साइकिल अनबैलेंस हो जाए तो नई जनरेशन आ सकती है क्या? तो साइकिल जो तोड़ता है, बचपन में साइकिल याद आया होगा जब वो कई बार पैडल मारते थे, साइकिल ही चलता था, क्या फेल हो जाते थे? चेन। हाँ, चेन नहीं होता उसको कुछ, हाँ पैडल तो मारते थे, मैं साइकिल आगे नहीं चलता था। हाँ, समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ। यदि हम साइकिल को ब्रेक करते हैं, चाहे कोई भी दुनिया का साइकिल क्यों ना हो, आप परिवार का साइकिल ब्रेक करके देख लीजिए, परिवार किसी भी साइकिल की आप बात करके देख लीजिए, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। साइकिल ब्रेक हुआ, आपका मेटाबॉलिक साइकिल ब्रेक है आज के टाइम। अब ये मेटाबॉलिक क्या है? जो आप खा रहे हैं, खाने के बाद पचाने के बाद बाहर निकलने तक के पूरा प्रोसेस है। यदि उसके बीच में बार बार में आप उंगली अड़ाएंगे, हेलो, तो वो कहीं डायबिटीज के रूप में, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के रूप में, कभी हार्ट अटैक के रूप में, कभी मोटापे के रूप में, आप देखेंगे आपका पैंक्रियाज और लीवर जो है, जो मेन आपके भोजन को पचाने का काम करता है, वो 8 बजे सोने चला जाता है। कितने बजे? 8 बजे सोने चला जाता है। अब आप इसको 10 बजे खाना खिला रहे हो, सोते हुए इंसान को खिला रहे हो। किसको? आप दिमाग से जा रहे हो, पर आपका लीवर, आपका पैंक्रियास ऑलमोस्ट सो चुका है। 10 बजे आपने खाना खिलाया तो आधी नींद में उठता है और फिर कहता है ठीक है मालिक, कर लेता हूं आज तो काम, आपके गेस्ट आए होंगे, आज एडजस्ट कर लेता हूं। पर डेली आप खिलाएंगे तो बोले गलत आदमी के पास नौकरी के लिए। अब वो क्या करेगा? भाई साहब इतना काम मेरे से नहीं होगा, तो छुट्टी लेना स्टार्ट करेगा। यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन थोड़ा सा अल्टर होगा, शुगर क्या होगा? जो मीठा है, मीठापन है, वो शरीर में अंदर कड़वापन भरना स्टार्ट कर देगा। इट मीन्स यदि आज से आप एक जिंदगी का नियम बना लें कि मैं शाम का खाना 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, नींद न आने की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती। करके देखिए, फैंटास्टिक, ये रियलिटी है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी सांसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राइट? सो आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो जीन है ना भाई साहब, ये ऑन और ऑफ हो जाते हैं। जीन क्या हो जाते हैं? अच्छे वाले कई बार ऑफ हो जाते हैं और बुरे वाले कई बार ऑन हो जाते हैं। इससे होगा क्या? बुरे वाले ऑन कहां से हो रहे हैं? कुछ चीज आपकी शरीर में जो चाहिए थी वो यदि भोजन से नहीं मिल रही है, तब भी ये ऑन हो सकते हैं बुरे वाले, और अच्छे वाले ऑफ हो जाते हैं।
पेस्टिसाइड से भी कौन हो सकते हैं बुरे वाले, कब नींद लेना, अलग अलग टाइम पे खाना, सही तरीके से अपनी बॉडी के साइकिल को मेंटेन ना करना, एक्सरसाइज ना करना, साफ सुथरा वातावरण में नेचर के टच में ना रहना,